नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं पंकज और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके CHSL और दिल्ली पुलिस एग्जाम जो कि दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप सही स्ट्रेटजी और सही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ मिलता है कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्मार्ट ट्रिक। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था होती है सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। और अर्थशास्त्र के जो जनक थे वो थे एडम स्मिथ। ठीक है जी। और एडम स्मिथ की जो पुस्तक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में उन्होंने कर का जो सिद्धांत है उसको दिया था। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक की, तो वो है आपके चाणक्य, जिनका दूसरा नाम है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र जो नाम की जो पुस्तक जो है वो लिखी थी, जिसका जो प्रयोग है वो प्रशासन हेतु किया जाता था। उसके बाद है कि भारतीय आर्थिक नीति के जो जनक हैं एम विश्वेश्वरैया को जो है वो कहा जाता है। यानी कि भारतीय आर्थिक नीति के जो जनक है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं एम विश्वेश्वरैया को। एवं उनकी जो पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है उनकी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। उसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है जी। वो कैसे बांटते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है जी। पहले हम बांटते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, नंबर 2 है कार्य के आधार पर और नंबर 3 है स्वामित्व के आधार पर। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम बांटते हैं इसको प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। कार्य के आधार पर बात करें तो इसको संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांटते हैं। स्वामित्व के आधार पर बात करें तो इसको सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र के रूप में बांटते हैं। अब एक एक करके सब क्षेत्रों की बात करते हैं। तो पहले आता है आपका आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। इसमें आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि जब आय का जो स्रोत है वो सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो। ठीक है जी। उसे कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। इसमें भूमि उत्खनन तथा उससे संबंधित जो गतिविधियां वो इसमें शामिल होती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन और वानिकी। और इस क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें लाल कॉलरधारी कहते हैं। नोट करना है आपने कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित थी, यानी कि लगी हुई थी, जो कि आपका है 54.6%। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र। इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है और इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है। एवं यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और अंतिम वस्तुएं में जो इनको परिवर्तित कर देते हैं। इसे जो है वो माध्यमिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके वस्तु उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग और विद्युत इत्यादि। और इस क्षेत्र में यानी कि जो द्वितीय क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं नीली कॉलरधारी। उसके बाद है तृतीय क्षेत्र। इसमें नौकरी, व्यापार, दुकान को शामिल करते हैं। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है परिवहन, अस्पताल, कोचिंग, नेता, खेल, संचार,
सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक है, शिक्षा, नौकरी, पर्यटन, संस्कृति, मनोरंजन, न्याय, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा। और जो तृतीय क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं उन्हें सफेद पोश श्रमिक कहते हैं। नोट करना है अपने यहाँ पर कि तृतीय सेक्टर में बहुत कम लोग कार्य करते हैं, किंतु आय जो बहुत ज़्यादा होती है किसमें, तृतीय क्षेत्र में। जैसे जैसे लोगों का विकास होता जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान समय 2024-25 में जो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो मात्र 19.7% है, जबकि द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो है 25.3% और तृतीय सेक्टर का जो योगदान है वो है 55%। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर हम पढ़ते हैं संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र यानी कि जिसमें नौकरी की शर्तें, समय और वेतन तीनों ही जो निश्चित हों उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि बड़ी कंपनी की जो नौकरियां होती हैं और जो सरकारी नौकरियां होती हैं, ठीक है जी, उसमें क्या होती हैं, नौकरी की शर्तें, समय और वेतन जो निश्चित होता है। जैसे कि संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार रेलवे तथा सेना में दिया जाता है। उसके बाद है असंगठित क्षेत्र, यानी कि इसमें जो नौकरी का समय है और जो वेतन है, छुट्टी है, वो तीनों ही अनिश्चित रहता है। और जो सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र है वो है कपड़ा उद्योग। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके प्राइवेट क्षेत्र, कृषि और दुकान, यानी कि इसमें आपका काम करने का टाइमिंग, ठीक है जी, उसमें छुट्टियां और जो वेतन है वो निश्चित नहीं होता। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले आता है आपका प्राइवेट क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र। इसके सभी क्षेत्र पर जो एक निजी व्यक्ति का हाथ होता है इसे प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है केवल लाभ कमाना। इसके एग्जाम्पल है आपका टाटा, अडानी, रिलायंस और टेस्ला। नोट क्या करना है आपने कि पूंजी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है वो है रिलायंस, और कर की क्षमता के आधार पर जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है टाटा। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर। इस पर जो पूरी तरह से जो है सरकार का अधिकार होता है और इसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल है वो है रेलवे, महारत्न और नवरत्न कंपनी। सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है रेलवे तथा महारत्न। उसके बाद है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र इसमें क्या होता है कि निजी और सार्वजनिक जो है दोनों की भागीदारी होती है, अतः इसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है जी, वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से जो है वो पीपी का जो विकास हो रहा है। उसके बाद है आपका भाई यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है मेट्रो, ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद आता है आपका सहकारी क्षेत्र, यानी कि जब किसी कंपनी को जो दिशा निर्देश है वो सरकार देती है उसे क्या बोलते हैं हम, सहकारी क्षेत्र या फिर कोऑपरेटिव। ठीक है जी, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है अमूल और सुधा डेयरी, ये सभी क्या है, सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें जो अमूल है, अमूल इसका जो पूरा नाम है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और यह भारत की सबसे बड़ी जो है वो डेयरी सहकारी कंपनी है। इसकी स्थापना 1946 में गुजरात के आनंद जिले में की गई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, और इसका जो प्रबंधन है वो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा जो किया जाता है। उसके बाद है सुधा, ठीक है जी, यह बिहार और झारखंड में दुग्ध उत्पादन और वितरण का जो है सबसे बड़ा ब्रांड है, और इसकी स्थापना 1983 में पटना में की गई थी। इसे बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा जो संचालित किया जाता है। नोट करना है आपने कि भारत सरकार द्वारा 2021 में सहकारिता मंत्रालय जो बनाया गया था, जिसका नेतृत्व अमित शाह के द्वारा किया गया था। उसके बाद है उत्पादन के चार कारक। उत्पादन के चार कारक होते हैं, जिसमें पहला है आपका पूंजी, यानी कि उत्पादन में लगाया गया
जो धन है उसको पूंजी कहते हैं और यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। ऋण के रूप में यानी कि किसी से पैसे लेकर। उसके बाद है भूमि। भूमि यानी कि जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे भूमि कहते हैं और यह किराए के स्थान पर भी हो सकता है। उसके बाद है श्रमिक यानी कि वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं। उसके बाद है उद्यमी यानी कि कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है कि संसाधनों के स्वामित्व या फिर उत्पादन के साधन या फिर सरकार की भूमिका के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पूंजीवादी। ठीक है जी। अर्थव्यवस्था को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। ठीक है जी। जिसमें है पहला है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा है मिश्रित। तो अब एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे आपके स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जिनका नाम है एडम स्मिथ, और इनकी जो पुस्तक है वो है आपकी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई। और इनको अर्थव्यवस्था के जनक भी कहते हैं और इन्होंने हस्तक्षेप का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है जी। उसके बाद है कि इन्होंने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को जो है वो धन का विज्ञान कहा है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यह जो व्यवस्था है यह आपकी जापान, यूएसए, सिंगापुर और चीन में देखने को मिलती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास जो है वो बहुत तेजी से होता है। इसमें गरीब को ध्यान में ना रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके प्रस्तुतकर्ता थे वो थे जर्मन के दार्शनिक जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, जो कि 1867 में प्रकाशित हुई। और इसको जो है वो समाजवाद का बाइबल भी कहते हैं। इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो था सोवियत संघ, यानी कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था समाजवादी व्यवस्था ये जो आपको सोवियत संघ में देखने को मिलेगी और चीन में। इसकी विशेषताएं क्या थी या फिर इसका उद्देश्य क्या था? वो था जन कल्याण करना, ठीक है, बाजार स्पर्धा का अभाव, केंद्रीय आर्थिक नियोजन, ठीक है जी, बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत और आर्थिक समानता। तीसरी आती है आपकी समाजवादी अवस्था। क्या होती है समाजवादी? यानी कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार हो उसे समाजवादी अवस्था कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि स्वामित्व होता है। ठीक है। सोवियत संघ के जो उदाहरण है वो है सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा और उत्तरी कोरिया। ठीक। नोट करना है आपने कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीवादी समाजवाद के सिद्धांत को अपनाया था, जिसमें इन्होंने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों को जुड़वा भाई जैसा माना। और गांधीवादी समाजवाद का तात्पर्य है भारतीय जीवन दर्शन और मूल्यों से। उसके बाद है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीस। ठीक है जी। इनकी जो पुस्तक थी वो थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एप्लीमेंट, ठीक है जी, इंटरेस्ट एंड मनी। और इसका जो कारण क्या था कि 1929 की वैश्विक महामंदी जो है वो आ गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? यानी कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूंजीवादी तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है और यह आपको भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में देखने को मिलेगी, जिसका उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, कल्याणकारी राज्य बनाना, आर्थिक नियोजन और सामाजिक न्याय। उसके बाद है दोस्तों आपको द्वैध अर्थव्यवस्था, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक दोनों विधियों का प्रयोग हो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिसकी जो परिकल्पना है वो सर आर्थर लुईस ने दी थी। उसके बाद है समानांतर अर्थव्यवस्था, यानी कि कालाधन अत्यधिक बढ़ जाने को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी होती हैं। इससे प्रभावित देश हैं आपके पाकिस्तान और नाइजीरिया। उसके बाद है कि काला धन क्या होता है?
यानी कि वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता उसे काला धन कहते हैं। काले धन की जो जानकारी है वो सरकार को भी नहीं होती। उसके बाद है गिग अर्थव्यवस्था, यानी कि एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें रोजगार जो सामान्यतः अस्थायी होता है। इसके अंतर्गत अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि उबर, जोमेटो, स्विगी इत्यादि। उसके बाद है कि विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि वैसे देश जिनकी जो राष्ट्रीय आय है या फिर जो प्रति व्यक्ति आय है जो कि अन्य देशों की तुलना में अधिक होता है तथा वहाँ के नागरिक का जो जीवन है वो जीवन स्तर है अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और आदि। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित यानी कि जो अभी विकसित ही नहीं हुई, ठीक है जी, यानी कि विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बहुत कम होती है, ठीक है, जहां जीवन स्तर निम्न होता है, शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाओं में कमी होती है एवं आर्थिक असमानता अधिक होती है, उसे ही अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इथोपिया और कंबोडिया। उसके बाद है विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मध्यम होती है एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया चल रही होती है, उसे विकासशील अवस्था कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है वो आपको भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में देखने को मिलेगी। उसके बाद है व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। व्यापार कर सकते हैं हम खुली अर्थव्यवस्था, जिसमें कि वैसे देश जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता, साथ ही उन्हें आयात और निर्यात करने की पूरी अनुमति होती है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच सकती है, जिसमें व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है जी, खुली अर्थव्यवस्था यानी कि विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करती है, जिससे कि अधिक क्षमता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके उदाहरण है सिंगापुर, जर्मनी, यूएस और भारत। भारत जैसी अर्थव्यवस्था नियंत्रित ओपन इकोनॉमी की नीति अपनाती है, जहां व्यापार और निवेश की स्वतंत्रता होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सरकार नियंत्रण भी रहता है। उसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें वह देश आते हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने पर प्रतिबंध होता है, अर्थात जो दूसरे देशों के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करते और उन्हें आयात और निर्यात करने की अनुमति नहीं होती। बंद अर्थव्यवस्था जो कि भारी झटकों जैसे कि वैश्विक आर्थिक संकट या फिर अन्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता के प्रति कम संवेदनशील होती है। इसके उदाहरण है आपके उत्तर कोरिया। उसके बाद है निर्यात क्या होता है, यानी कि जब कोई भी देश विश्व के अन्य किसी भी देशों को अपनी वस्तुएं या फिर सेवाएं बेचता है या प्रदान करता है, उसे निर्यात कहते हैं। उसके बाद है आयात। आयात यानी कि जब देश या फिर विश्व के अन्य किसी भी देश से उत्पादन या फिर सेवाएं लेता है या फिर खरीदता है, उसे आयात कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, जो कि पूरा डिटेल के साथ रहेगा और आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हद तक जो हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।